सिर्फ हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत होगी कि आपका जो प्रेशर है, प्रेशर उसे हम अगर एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में देखें तो उसे एनर्जी डेंसिटी बाय 3 लिख सकते हैं। ओके, 1/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ओके, अब हमें पता है कि आपका हम इंटरनल एनर्जी में चेंज को TdS माइनस PdV लिख सकते हैं, है ना। आपकी थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है मैक्सवेल। ओके, सो इसमें अगर हम सबको वॉल्यूम के साथ पार्शियल डेरिवेटिव ले तो TdS dV by taking temperature as constant अब ये आपका वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम तो आपका सेम ही फंक्शन है, तो ये तो आपका खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो प्रेशर ही बचेगा आपका। अब ये आपका एंट्रोपी का जो वॉल्यूम के साथ एंट्रोपी चेंज विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, इसे हम प्रेशर के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, है ना। हमारे पास मैक्सवेल रिलेशन है कि प्रेशर चेंज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो अगर हम प्रेशर को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ले तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और या फिर अगर हम एंट्रोपी को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट ले तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हम इस रिलेशन से यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हमारा इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम वो टेम्परेचर, और प्रेशर में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर बाय टेकिंग वॉल्यूम एज कांस्टेंट। इससे हमने, ये आपका क्या है, मैक्सवेल रिलेशन है, ये आपका मैक्सवेल रिलेशन है। तो मैक्सवेल रिलेशन से हमने इसे रिप्लेस कर दिया, प्रेशर के टर्म में लिख दिया। अब हमारा जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज, अगर हम उसे टोटल इंटरनल एनर्जी को हम वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं ना। अगर हम तो इंटरनल एनर्जी डेंसिटी देख रहे हैं, तो वो तो आपका पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम हुआ। तो इट मीन्स हमें वॉल्यूम के टर्म में देखना पड़ेगा। तो इसे हम अगर यहाँ पे रिप्लेस करें, स्मॉल यू के टर्म्स में लिखना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे, du by do v by taking t as constant will be u do v by do v, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका u इक्वल्स टू u v हो जाएगा। तो ये बाय टेकिंग t एज कांस्टेंट तो स्मॉल u ही आ जाएगा। तो ये आपका स्मॉल u हो गया पूरा। स्मॉल u इज एनर्जी डेंसिटी, हियर इट इज t, it is do p by do t v minus p। ओके, अब प्रेशर जो है वो आपका मोमेंटम का ही चेंज है पर यूनिट एरिया, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है पर यूनिट एरिया, क्योंकि फोर्स बाय एरिया होता है, तो इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया। और मोमेंटम का जो एरिया, मोमेंटम जो है फोटोन का, वो तो आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी जो है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज एनर्जी डिवाइड बाय, मोमेंटम इज एनर्जी डिवाइड बाय वेलोसिटी, है ना। तो इसका मतलब आपका मोमेंटम तो आपको सेम ही रहेगा, तो इट मीन्स प्रेशर भी आपका सेम ही रहेगा। तो इट मीन्स हम इसे क्या कर सकते हैं, आपका रिप्लेस कर सकते हैं। तो या फिर आपका वो जो प्रेशर वाला रिलेशन था P इक्वल्स टू U बाई सी, 3, सॉरी 3,
उस रिलेशन का यूज करके हम इसे रिप्लेस कर दे रहे हैं यहाँ से। तो आपका एनर्जी डेंसिटी इज T/3 एंड डू U by डू T बाय टेकिंग V एज कॉन्स्टेंट U/3। हमने इसे रिप्लेस कर दिया, है ना। नाउ अब आपका ये जो है, हम इसे मैं इस साइड ले जाऊं, है ना, तो यह T/3। अब आपका ये पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ मैं कंप्लीट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, बिकॉज अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ले तो हम ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उस साइड गया तो 4/3 U, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4U बाय T इक्वल्स टू du/dt। So it means du/u equals to dt/t, and 4 will be there, 4 will be there। तो मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा दोनों, ln ऑफ u इक्वल्स टू 4 ln ऑफ t, यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट को भी मैं log की फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ, और ये 4 जो है वो प्रोडक्ट में चले जाएगा पावर में, प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ सिग्मा, समझो, ln ऑफ u, है ना, c इज ln ऑफ सिग्मा। मैंने एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के log के टर्म्स में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैथमेटिकली हम ऐसा आराम से कर सकते हैं। अब आपका log की प्रॉपर्टी लगा के कि log का सम, log क्या होता है, log ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b इज नथिंग बट ln ऑफ ab, है ना। log के सम को मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो सिग्मा T4, है ना, एंड दैट इज अवर रिलेशन। अब ये मैंने आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में निकाला है, जबकि ये पावर पर यूनिट एरिया के टर्म्स में निकलना चाहिए था। तो ये यहाँ पे आपका सिग्मा नहीं आएगा एक्चुअल में, क्योंकि सिग्मा यहाँ पे आपका एक 4/c का टर्म्स और आएगा, है ना। तो जैसे कि हमने ऊपर प्रूफ किया था, उसमें 4/c का एक एक्स्ट्रा टर्म था, वो आएगा। तो यहाँ पे आपका एक 4/c का एक्स्ट्रा टर्म आएगा, जो कि तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म रहेगा 4/c का। तो वह हमें से C/4 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका वो बनेगा। तो यहाँ पे C/4 से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे अगर मैं इसे मैं सिग्मा ऑफ ए मान लूँ, ठीक है, सिग्मा ऑफ ए होगा। तो ये जो सिग्मा ऑफ ए होगा, एक्चुअल में ये 4/c ऑफ सिग्मा होगा, ओके। और u जो है वो एक्चुअल में 4/c ऑफ पावर पर यूनिट एरिया होगा, है ना। तो अगर मैं ये दोनों वैल्यूज रखूंगा यहाँ पे, 4/c ऑफ पावर पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू 4/c ऑफ सिग्मा इंटू T4, तो तब जाके आपका स्टीफेंस लॉ प्रूफ होगा, दैट इज पावर पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू T/4, ओके। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, थर्मोडाइनमिक्स की मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज करके इसे प्रूफ कर सकते हो। तो इसका डेरिवेशन इस तरह से भी मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज करके भी किया जा सकता है। So now guys, if we try to prove Wien's displacement law, Wien's displacement law,
बाय यूजिंग प्लैंक्स लॉ। क्योंकि प्लैंक्स लॉ आपका ट्रू है तो इसलिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी उससे प्रूफ हो जाना चाहिए, क्योंकि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी एक्चुअल में सही है, तो इसलिए वो उसका रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग ट्रू आना चाहिए। तो क्योंकि एक कमेंट भी था इसके लिए कि क्या ये इससे प्रूफ हो सकता है, तो ये इससे प्रूफ हो सकता है, और दोनों टर्म्स में प्रूफ हो सकता है ना। आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी प्रूफ कर सकते हो और वेवलेंथ के टर्म्स में भी प्रूफ कर सकते हो, लेकिन दोनों के टर्म्स में कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी, है ना। सो अगर हम इसे वेवलेंथ के टर्म में ज़्यादातर बुक्स में लिखा हुआ होता है, तो इसलिए पहले हम वेवलेंथ के टर्म्स में प्रूफ करेंगे। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी देख लेंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है ना। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो आपका क्या था कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट आएगा, और ये वेवलेंथ जो है पीक वेवलेंथ है, पीक वेवलेंथ, है ना। मतलब जहाँ पे एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम हो जिस वेवलेंथ के लिए, वो वेवलेंथ। तो जिस वेवलेंथ के लिए एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम हो, अगर उसकी कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के साथ प्रोडक्ट किया जाए तो वो एक कांस्टेंट आता है हमेशा। ओके। और इससे आप टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं स्टार्स का, है ना। तो इसका यूज स्टार्स का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए भी किया जाता है। ओके। सो नाउ अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें, तो क्योंकि हमें ऐसी वेवलेंथ निकालनी है जिस पे एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम हो, इसका मीनिंग हम पहले एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, है ना। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 8πhc बाय λ5 1 ओवर एक्सपोनेंशियल hc बाय λkt -1। ओके, ये एक्सप्रेशन है आपका वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी डेंसिटी का। अच्छा, अब हमें निकालनी है एनर्जी वो वेवलेंथ जिस पे एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम हो। तो जब भी हम मैक्सिमम निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका स्लोप जीरो के इक्वल रख लेते हैं। जहाँ पे स्लोप जीरो वहां पे आपका मैक्सिमा, है ना। तो इट मीन्स हम इसका स्लोप क्या रख लेंगे, इसका स्लोप मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो लैम्डा के टर्म्स में जहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, वहीं पे क्या होगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम ये फाइंड कर लेंगे और इसे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, और लैम्डा की जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी दैट विल सो गिव अस मैक्सिमा फॉर ई लैम्डा, है ना। ओके। सो चलिए करते हैं इसे। सो 8π तो आपका कांस्टेंट है, तो हम उसे बाहर ले रहे हैं, है ना। इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट आपको क्योंकि कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले रहे हैं, है ना। बाकी का डेरिवेटिव कर रहे हैं, कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा 8πhc बाहर 1/λ5 एक्सपोनेंशियल hc बाय λkt -1। ये बचा, इसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, है ना। जीरो के इक्वल रख लिया हमने ताकि हम लैम्डा की मैक्स वो वैल्यू निकाल सके जिसके लिए लैम्डा मैक्सिमम हो। ओके, तो चलिए सोल्व करते हैं। अब ये तो जीरो होगा नहीं, यही जीरो होगा सिर्फ ये वाला पार्ट, है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है। तो अगर इस वाले पार्ट को जीरो के इक्वल रखें, इसका डेरिवेटिव निकालें और जीरो के इक्वल रखें, ये जो आपका प्राइम है ये शो कर रहा है कि इट इज डेरिवेटिव, ये आपका डेरिवेटिव को शो कर रहा है ना। डेरिवेटिव के जैसा साइन यूज करते हैं हम। ओके, 5 λ, चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं। ये एच सी बाय λkt -1 λ7 एच सी एक्सपोनेंशियल hc बाय λkt अपॉन में kt e hc
बाय लैम्डा के टी माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है, पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया और इसे सेम रखा, बाद में इसका डेरिवेटिव ले लिया और इसे सेम रखा। ओके, सो इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा। अब इसे मैं उठा के उस साइड ले जा रहा हूँ, 0 के राइट हैंड साइड। सो आई विल गेट 5 बाय लैम्डा 6 1 ओवर एक्सपोनेंशियल एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1 इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा टी लैम्डा 7 एक्सपोनेंशियल एच सी बाय लैम्डा के टी बाय एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, सो नाउ अब जो सेम टर्म्स है वो हम कैंसिल आउट कर दें अगर, सो लैम्डा के टर्म्स कट गए और ये इसकी एक पावर कम हो गई। सो अब हमें मिला 5 इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा के टी एक्सपोनेंशियल एच सी बाय लैम्डा के टी एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1। ओके, अब अगर मैं इसे एच सी बाय लैम्डा के टी को, अगर मैं एच सी बाय लैम्डा के टी को अल्फा एज्यूम कर लूँ, लेट कर लूँ दिस इज अल्फा, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को ताकि सोल्व कर सकूँ इजीली, तो मैंने एज्यूम कर लिया। सो आई गेट 5 इक्वल्स टू अल्फा ई रेज टू द पावर अल्फा अपॉन ई रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1। ओके, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ आई विल गेट 5 ई अल्फा माइनस 5 इक्वल्स टू अल्फा ई अल्फा एंड माइनस 5 इक्वल्स टू अल्फा माइनस 5 ई अल्फा। अब अगर मैं दोनों साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू द पावर माइनस 5, ई रेज टू द पावर माइनस 5 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। और वो मल्टीप्लाई किस लिए कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो इसके साथ कोफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल के साथ, वही उसकी सेम पावर बन जाए, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे अल्फा माइनस 5 और ई रेज टू द पावर अल्फा माइनस 5, अब आपका पावर और कोफिशिएंट सेम होंगे, है ना। पावर भी आपकी सेम यही है और कोफिशिएंट भी आपका सेम यही है, ठीक है। और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन है लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन, जिसका यूज करके हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन हमारी लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन का यूज करके ही सोल्व होगी। और उस फंक्शन की कंडीशन है कि जब आपका y ई रेज टू द पावर y समथिंग इक्वल्स टू z होगा, तो जब आप उस फंक्शन को अप्लाई करोगे तो y निकालने के लिए जब आप उस फंक्शन को अप्लाई करोगे, तो उस फंक्शन को अगर z पे अप्लाई करोगे, दोनों साइड अप्लाई करोगे, तो y विल बिकम्स दिस एंड दिस इज द कंडीशन फॉर लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन। ठीक है, अगर आपकी इस टाइप की इक्वेशन होगी तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि y की वैल्यू वो लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन ऑफ z होगी, है ना। जेड पे लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। ओके, सो यहाँ पे भी क्या है, आपका ऐसी कंडीशन है कि वाई आपका प्रोडक्ट में है, ये रहा वाई आपका प्रोडक्ट में, और एक्सपोनेंशियल में भी वाई है, और एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट टर्म वैल्यू है। तो मतलब अगर हम लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन अप्लाई करें तो हमें अल्फा माइनस 5 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इसका मतलब अल्फा माइनस 5 क्या होगा, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन ऑफ दिस साइड। ओके, तो मतलब अल्फा माइनस 5 इक्वल्स टू लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन ऑफ माइनस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 5। ओके, अब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने नोट लगा दिया नीचे। तो अब अल्फा की वैल्यू क्या हुई, 5 प्लस लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन की वैल्यू। अब ये सब देखो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू द पावर माइनस 5, तो वो सब कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यानी इस पॉइंट पे हमें लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन की वैल्यू देखनी है। ओके,
जैसे आप साइन की वैल्यू देखते हो, कोस की वैल्यू देखते हो, वैसे ये भी एक फंक्शन है। इसकी वैल्यू आप या तो सीरीज से कैलकुलेट कर सकते हो या फिर टेबल से ले सकते हो, है ना। दोनों ही तरीके से इसकी वैल्यू आप ले सकते हो। तो अगर आप इस पॉइंट पे लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो दैट विल बी 0.0348857 समथिंग समथिंग इस टाइप की आएगी, है ना। जैसे आप साइन की हर एक पॉइंट पे वैल्यू निकालते हो, साइन 45, साइन 30, साइन 23, तो हर एक पॉइंट पे डेफिनेट वैल्यू थोड़ी ना आती है, किसी में डेसिमल्स में वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे ही ये डेसिमल्स में वैल्यू है बहुत आगे तक, है ना। ये कोई एक दो डिजिट में टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, सो अल्फा की वैल्यू, अब ये 5 माइनस करोगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4.9651142 समथिंग समथिंग। ओके, अब अल्फा हमने क्या एज्यूम किया था, अल्फा हमने एज्यूम किया था एच सी बाय लैम्बडा के टी, ये हमने अल्फा एज्यूम किया था। तो मतलब इसकी वैल्यू हमें पता चलेगी कि इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, है ना। सो इट मीन्स अब इसमें एच सी और के तो जो है कांस्टेंट है, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो लैम्बडा एंड टी बोथ आर वेरिएबल, सो इट मीन्स हमें बाकी कांस्टेंट्स को उस साइड ले जाना चाहिए और बाकी आपका लैम्बडा टी इक्वल्स टू हो जाना चाहिए एच सी बाय के इंटू 4.9651142 ठीक है। और यही आपकी वो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। बस अब हमें कैलकुलेट करनी है एच सी और उनकी वैल्यू डाल के। तो एच की वैल्यू आपकी हुई 6.626 इंटू 10⁻⁻34, सी आपका 2.99 समथिंग इंटू 10⁻8 और 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और 4.95 समथिंग। ओके, सो लैम्बडा टी की वैल्यू, ये वैल्यूज रखने के बाद जब हम लैम्बडा टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो आपकी -34, ये -23 ऊपर जाके +23 हो जाएंगे एंड +8, तो दैट विल बी 10⁻³ एंड 6.626 इंटू 2.99 डिवाइड बाय 4.965 डिवाइड बाय 1.38, तो दिस विल बिकम 1.89 समथिंग। ओके, और यूनिट आपकी लैम्बडा इन मीटर एंड टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, सो दिस इज द कांस्टेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड एंड इस कांस्टेंट को हम बी बोलते हैं, दैट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। ओके, सो बी इज 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, सो दैट इज द वैल्यू, और तो इसलिए हमारा लैम्बडा टी इक्वल्स टू बी होता है, दैट इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का प्रूफ भी हो गया, डेरिवेशन भी हो गया फ्रॉम द बाय यूजिंग प्लैंक्स लॉ, एंड कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें थ्योरेटिकली फाइंड कर ली, दैट इज 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, सो यानी कि ये वेवलेंथ की वो वैल्यू है जिस पे एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, पीक वेवलेंथ है ये। तो अगर हमें पीक वेवलेंथ पता हो तो हम टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी फाइंड कर सकते हैं, और टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी पता हो तो पीक वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। इसी मेथड का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस पता चल कर सकते हैं, है ना। सो दैट इज द मेथड टू यूज, क्योंकि देखो आपका सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, इसलिए हमें एमिसिविटी का भी कांस्टेंट का भी रोल है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ये तो है, बट फिर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हम लगभग लगभग पता कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर किसी स्टार का होगा या एक ब्लैक बॉडी का होगा, है ना। सो ये आपका लैम्बडा के टर्म्स में डेरिवेशन था विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का, और इसी तरह से आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का डेरिवेशन कर सकते हो। इसमें बाकी सब चीजें तो आपको अगर इतनी फिजिक्स इतनी आती है तो आप कर सकते थे, ओनली मैथमेटिकल पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू सोल्व इक्वेशंस इंक्लूडेड इन दिस इज आपका ये था कि आपको लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन का पता होना चाहिए, तभी आप ये इक्वेशन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम है ना। तो लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन आपका यही है कि अगर प्रोडक्ट इस फॉर्म में कोई इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन ये आएगा।
है ना। और दूसरी चीज अगर मैक्सिमा निकालना है तो इट मीन्स डेरिवेटिव को आपको जीरो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी देख लेते हैं कि कैसे कांस्टेंट की वैल्यू हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में फाइंड करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आपका एनर्जी डेंसिटी 8 पाई एच 8 पाई कांस्टेंट होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर बाय सी क्यूब इंटू 1 एच म्यू बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी माइनस 1। ओके, सो दैट इज द एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो अगर हमें इसमें भी मैक्सिमा देखना है तो हमें सीधी बात है कि इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जीरो रखना होगा। ओके, सो इससे हमें फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम हो। सो चलिए डेरिवेटिव लेते हैं इसका। सो 8 पाई बाय सी क्यूब तो कांस्टेंट है, तो दैट विल कम्स आउट आउटसाइड। ओके, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोडक्ट तो फ्रीक्वेंसी क्यूब होगा, एच भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर, डिवाइड बाय ई एच म्यू बाय के टी माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। और ये डेरिवेटिव ले लो तो ये वाला पार्ट तो आपका जीरो नहीं होगा, दैट पार्ट कांट बी जीरो, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट जीरो होगा। ओके ओके, और दूसरा हम इसमें जो ये कांस्टेंट पार्ट है एच बाय के टी को एच बाय के टी को मैं अल्फा ले रहा हूं। ओके, कांस्टेंट पार्ट को अल्फा ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें टी वेरिएबल भी है तो कांस्टेंट पार्ट भी नहीं है वो, है ना, बट आई टेक इट अल्फा ताकि मैं डेरिवेटिव आसानी से कर सकूं। पिछली बार नहीं लिया था हमने स्टार्टिंग में, तो डेरिवेटिव लेना थोड़ा टिपिकल हो गया था। ओके, सो अगर हम अब डेरिवेटिव ले फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, सो अब फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अल्फा में फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका मीनिंग ये इसका डेरिवेटिव लेने में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले हम इसका प्रोडक्ट रूल लगा ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिवीजन रूल लगा रहा हूँ सॉरी मैं, u बाय वी डैश इक्वल्स टू यू डैश वी माइनस वी डैश यू। ओके, और नीचे वी स्क्वायर आएगा, और नीचे जो आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज नीचे का तो आपका उस साइड प्रोडक्ट होकर जीरो हो ही जाएगा, है ना। तो बस ऊपर ऊपर का लेना जरूरी है। तो ऊपर का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा दैट विल बी 3 फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ई अल्फा वी माइनस 1 माइनस अल्फा ई अल्फा फ्रीक्वेंसी क्यूब इक्वल्स टू 0। अब नीचे जो आपको वो आया था पूरा का पूरा ये जो पार्ट है नीचे ई अल्फा अल्फा फ्रीक्वेंसी माइनस 1 का स्क्वायर आया था, ये लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि जीरो होने के लिए, इस पूरे पार्ट के जीरो होने के लिए न्यूमरेटर का जीरो होना जरूरी है, डेनोमिनेटर के जीरो होने से नहीं होगा। डेनोमिनेटर जीरो हो गया तो इनफाइनाइट चला जाएगा, तो डेनोमिनेटर तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो ऊपर का पार्ट ही जीरो होना चाहिए जीरो होने के लिए, तो न्यूमरेटर पे ही डिपेंडेंट है मतलब। तो इसलिए हम खाली न्यूमरेटर को जीरो रख ले रहे हैं, है ना, या फिर आप डेनोमिनेटर को उस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद वो जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन आई 3 फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ई अल्फा फ्रीक्वेंसी माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा ई अल्फा फ्रीक्वेंसी क्यूब। ओके, नाउ अगर मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई करके उस साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा अल्फा ई अल्फा फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी स्क्वायर है, फ्रीक्वेंसी इससे कैंसल आउट कर दूं, है ना, तो दिस विल बिकम्स अल्फा फ्रीक्वेंसी ई अल्फा न्यू प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और अब मैं एक्सपोनेंशियल पार्ट को कॉमन ले लूं तो दिस विल बिकम्स, इसे माइनस में ले जाऊं। अब देखो ये भी सेम आपका वैसे ही फंक्शन बन गया है ना, बस इसमें -3 वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू द पावर -3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपका एक्सपोनेंशियल पार्ट और उसका कोफिशिएंट सेम हो जाए। अब क्या होगा आपका अल्फा
-3 एक्सपोनेंशियल, अब इसमें -3 वाला पार्ट आ गया पावर में भी, -3 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर -3। ओके, अब हम इसमें दोनों साइड लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इस फॉर्म का बन गया ना, y e रेज टू द पावर y इक्वल्स टू z। ठीक है, अब इस फॉर्म का बन गया तो प्रॉब्लम खत्म। अब अगर हम इसमें w अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या, w फंक्शन ऑफ z। ओके, सो हो गया मतलब हमारा, तो इस तरह हमारी y क्या है, ये है। So it means alpha frequency -3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन -3 एक्सपोनेंशियल 3। सो इट मीन्स अल्फा 3 प्लस लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन ऑफ -3 एक्सपोनेंशियल -3। ओके, अल्फा को उस साइड ले जाओ और अल्फा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 1/α 3 प्लस, अब अल्फा की वैल्यू हमारी क्या थी, h/kt थी, तो 1/α क्या हुआ, kt/h हुआ। k/h तो हम यहीं पे रख रहे हैं, और जो t है वो हम प्रोडक्ट के पीछे ले जा रहे हैं, बिकॉज ये सब पार्ट जो है आपका कांस्टेंट पार्ट है, k भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, और ये 3 प्लस w0 वाला पार्ट भी कांस्टेंट है। 3 प्लस, अब ये लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन की -3 एक्सपोनेंशियल -3 पे जो वैल्यू आएगी वो मैं रख दे रहा हूँ 0.1785606। ये आप इसकी टेबल से भी चेक कर सकते हो, है ना, और इसकी सीरीज से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे साइन की सीरीज है उसी तरह से। ओके, अब के की और एच की वैल्यू रख लो ताकि आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए। तो अगर हम के की और एच की वैल्यू रखेंगे तो के की वैल्यू हो गई 1.38 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
2.821439, ओके, इंटू टेम्परेचर डिवाइड बाय एच यानी कि प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ -34। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका? ये पूरा कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपका 0.587 इंटू 10⁻11 टेम्परेचर, ये आपका कांस्टेंट पार्ट आया। ओके, तो इसमें कांस्टेंट की वैल्यू ये है। ओके, अब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में है अभी, अगर हम इसे टेरा हर्ट्स में लिखना चाहे तो 10⁻12 होनी चाहिए। तो अगर 10⁻12 करेंगे तो ये एक डेसिमल पीछे चले जाएगा, तो इसे 10⁻12 कर दो और ये टेम्परेचर। ओके, तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट क्या होगी? वैल्यू ऑफ कांस्टेंट जैसे इसमें कांस्टेंट की वैल्यू आपकी हमने फाइंड की थी, वैसे ही इसमें भी हमने कांस्टेंट की वैल्यू की फाइंड की, दैट इज 0.0587। ओके, और इसमें 87 इंटू 10⁻12 और फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्ज में आएगी और टेम्परेचर की यूनिट टेम्परेचर के लिए पर केल्विन, ताकि टेम्परेचर की यूनिट इससे कैंसिल आउट हो जाए एंड हर्ट्ज बचे फ्रीक्वेंसी यूनिट। ओके, अब 10⁻12 को हम हटा सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू हम टेरा हर्ट्ज में लिख सकते हैं, है ना। जैसे 87 या 10⁻12 की जगह क्या लिख दो? टेरा हर्ट्ज, है ना, पर केल्विन। ओके, सो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 0.0587 टेरा हर्ट्ज पर केल्विन। ओके, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में सोल्व हो जाएगा। ओके, सो ये भी बिल्कुल आपका सेम ही है, जैसा आपका वेवलेंथ से सोल्व हुआ है वैसे ही, बस इसमें आपका एक दूसरे पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी के एक दूसरे पॉइंट पे लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन की वैल्यू चाहिए होगी। अब आप अगर इस फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकालोगे या उस वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो दोनों डिफरेंट आएगी। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो इस वाले मेथड का यूज करके, है ना, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0.0587 टेरा हर्ट्ज पर केल्विन इनटू टेम्परेचर। अगर इस फॉर्मूले का यूज करके फ्रीक्वेंसी निकालो और उस फ्रीक्वेंसी से अगर आप वेवलेंथ निकालोगे सी बाय लैम फ्रीक्वेंसी करके, इस फॉर्मूले का यूज करके वेवलेंथ निकाल सकते हो, है ना। तो वो वेवलेंथ अलग आएगी उस वेवलेंथ से जो आपने उस दूसरे फॉर्मूले का यूज करके निकालोगे। ठीक है, जो इस फॉर्मूले का यूज करके निकालोगे वेवलेंथ, उससे वो अलग आएगी। यहाँ पे था ना 2.899 इंटू 10⁻³ -3 मीटर
केल्विन। इसका यूज करके जो वेवलेंथ निकालोगे, मान लो आपने इसका यूज करके फ्रीक्वेंसी 1 निकाली, तो फ्रीक्वेंसी 1 से वेवलेंथ 1 आई, ठीक है, और यहां से आपने वेवलेंथ 2 निकाली, ठीक है, तो ये वेवलेंथ 1 वेवलेंथ 2 के इक्वल नहीं आएगी, ओके, क्योंकि दोनों में ग्राफ अलग होगी, पीक्स अलग होगी, ठीक है। और ऐसे ही आपकी अगर आप इससे वेवलेंथ निकालो और उसके बाद लैम्डा 2 से जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, इससे जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे सी बाय लैम्डा 2 करके, तो ये फ्रीक्वेंसी 2 भी फ्रीक्वेंसी 1 के इक्वल नहीं आएगी, उस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करने वाली फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है, ये भी नॉट इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के ग्राफ्स अलग है, पीक्स अलग होगी, है ना, तो मतलब डिफरेंट पॉइंट पे पीक आएगी, ठीक है, तो उन पॉइंट से कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में भी गड़बड़ होगी, ठीक है। तो आप ये चेक भी कर सकते हो, किसी एक के लिए पॉइंट के लिए वैल्यू निकाल के देखो और दूसरे के लिए उसके कोरस्पॉन्डिंग निकाल के देखो, नहीं आएगा सेम, ओके। सो आज का, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अब नेक्स्ट से हम, अब नई वीडियो आएगी, उसमें प्योर क्वांटम में स्टार्ट होगी, अभी तक आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, ओके।